सर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कराया था सर। मैकेनिज्म भी करा दिया था। यस सर। तो मैंने ये आपको बताया था कि अल्कोहल है ROH है, RCO OR डैश बनेगा प्लस वाटर, और ये मैंने बता दिया था कि H प्लस OH मिलकर यहाँ वाटर बना रहा है। H जो आएगा वो आपको आएगा अल्कोहल से, OH जो आएगा वो आएगा एसिड से, ये भी लिखा दिया था। देखिए इसलिए OH बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से फेनॉल भी रिएक्शंस को देगा। RCO OH, अगर आपके पास फेनॉल है तो देखिए फेनॉल का भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा। हाँ, CO बॉन्ड ब्रेक होता तो फिर ये रिएक्शन नहीं देता है। याद आ रहा है, सब आ रहा है ना? ये शायद फेनॉल वाला नहीं लिखा होगा। RCO OC6H5 प्लस वाटर। क्लियर? सर फिनॉल वाला नहीं लिखवाया था। लिखवा दिया था? नहीं लिखवाया था। हाँ चलिए लिखिए, ये वाला लिखिए नीचे वाला। लिख लिया आपने? यस। अब देखिए मैंने कहा था एसिड क्लोराइड भी देता है। अगर यहाँ पर हम CH3OH ले लें, हाँ, यहाँ पर एसिड क्लोराइड के केसेस में, एसिड क्लोराइड के केसेस में हम यहाँ कैटलिस्ट पायरिडीन लेंगे, बाकी में हम H प्लस लेंगे। यहाँ पर भी एस्टर बनेगा CH3 OCH3 NH3। पायरिडीन क्यों लिया गया, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। पहले दोनों रिएक्शंस को देखिए, चाहे फेनॉल हो या अल्कोहल हो, ये भी एसिडिफिकेशन है। लिख लिया सर। ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ पैराडीन, पैराडीन इज basic in nature which neutralizes acid HCl, due to which
will shift देखिए इस सेल को न्यूट्रलाइज करेगा तो इस सेल की कंसंट्रेशन घट जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ तक लिख लिया, इन Yes, sir. फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर द Yes, sir. लिखना। अब अनहाइड्राइड भी देता है, तो CO है, CH3 है, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, ये यहाँ H+ के प्रेजेंस। एस्टिफिकेशन सिर्फ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, तो यहाँ पर भी वही, तो C2H5 होगा और यहाँ बाइक similarly लिख लिया। Yes, sir. अब आइए एक मिनट लिखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ acetyl group in alcohol and phenol is called acetylation. इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, the acetylation of produces aspirin। एस्पिरिन दवा का नाम है, सुना भी होगा आपने। Yes, sir. तो अगर हम सलिसालिक, जो आपको सलिसालिक किसे जानते हैं, कोल बेस रिएक्शन में बना था,
Yes, sir. Yes, sir, लिख लिया। Good. अब देखिए यहाँ देखिए सैलिसाइलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और OH था। फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक, अब इसका एसिटाइलेशन होने के लिए या तो अनहाइड्राइड ग्रुप लाइए या एसिड क्लोराइड लाइए। अब और सिस्टम सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों नहीं हटेगा? OH के साथ फिनॉल से ही यहाँ से H हटेगा। और से सुने अच्छे से, उसका रीजन ये है कि फिनॉल जब H देगा ये बनता है RCO माइनस। तो इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir, है। फिनॉल जब OH देगा तो फिनॉल में इसमें रेजोनेंस है, जबकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन ये है इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है? इक्विवेलेंट। क्यों? इसका दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ही पाएगा। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस के बाद वो कार्बन पाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है। तो ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस। तो अब बताइए आसानी से लगता है ये थोड़ा अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल का मतलब हुआ मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। अरे बोलिए हाँ या ना। दैट द रीजन यहाँ से H हटेगा तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इसलिए ये अटैक करेगा इस पर। दैट द रीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही रहता है, बस वो हटाकर साइड में लगा। इसी का फॉर्मूला कहते हैं एस। इसका IUPAC नाम याद रखिए, 2-AC-टॉक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है IUPAC कहते हैं इसको। और आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप अनहाइड्राइड करें, ध्यान दें। अगर आप एसाइल ग्रुप एसिटाइलेशन कराना चाहते हैं तो आप CH3COCl लेते हैं, तो फिर यहाँ पैराडीन। आ रहा है समझ में हाँ या ना, जल्दी बताइए ना साइंटिस्ट। Yes, sir, आ रहा है। हाँ, तो आपको जो बनेगा ये ग्रुप ऐसे ही अफेक्टेड होगा, ये एस्पिरिन नहीं बनेगा, फॉर्टी होगा या एस्पिरिन। पैराडीन इसको करके आगे रिएक्शन को शिफ्ट कर देगा, ये भी एस्पिरिन ही। आया समझ में हाँ या ना? तो फिनॉल का Yes, sir. O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एस्पिरिन।
ये सर लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। लिख लिया सर। हाँ लिख ली। यस सर। ये लिख लीजिए साइंटिस्ट। लिख लिया सर। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आसान, लेकिन ये मिसलेनियस है, खास ध्यान दें। पहला है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। लिख लिया सर। ये क्या बना जल्दी बताइए, बेंजीन बना कि नहीं, जल्दी बताइए। ये यस जेरेनोलिस, सर। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये ऑक्सीजन को टेकअप करेगा और आपको दूसरी बात यह है कि और इम्पोर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म तो बड़ी सख्त है, लेकिन आपको बस सीखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल।
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। यानी तो NO2 Cr2 7 प्लस फंक्शन ये मैंने कहा ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यस सर, लिखिए। ये आपका हो गया पूरा फिनॉल पार्ट हो गया। अब ये स्पेशल टॉपिक कुछ आपको करने ईथर शुरू करने से पहले, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर। यस सर। बेस भी होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जैसे अगर ऑर्गेनिक में कोई एनायन है तो ये बेस भी है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल भी है। एनायन ऑर्गेनिक में बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। वही है कि कब ये एनायन ऑर्गेनिक में बेस की तरह बिहेव करेगा, कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब दोनों की डिफिनेशन एक ही है, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर, बट फंक्शनली डिफरेंट। याद रखिए कोई भी रिएजेंट अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई रिएजेंट प्रोटॉन को हटाएगा तो वो बेस कहलाएगा। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन और न्यूक्लियोफाइल हैज अफिनिटी फॉर कार्बन। समझ में बात आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। यस सर, आई। तो ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद फिर दूसरा स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए जरूरी है पहला लिखें both are structurally same but functionally different. Any reagent has affinity towards carbon
is called nucleophile. Any reagent has affinity towards hydrogen called base. यस सर हो गया। तो गुड न्यूक्लियोफाइल की पहचान ये कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। ऐसे कोई पूछे न्यूक्लियोफाइल का होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस कोई पूछे तो ये आंसर दें। न्यूक्लियोफाइल हैज एफिनिटी फॉर कार्बन एंड बेस हैज एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। अब आइए कि इन ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन की साइज बड़ी होगी गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे F- सब न्यूक्लियोफाइल है, Br- I-। क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपके पास है OH-, आपके पास है H, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप है, ये पूरे न्यूक्लियोफाइल है। जल्दी लिखिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। कर लिया सर। हाँ साइंटिस्ट लिख लिया। यस सर। अब आइए इन पीरियड nucleophilicity order inversely proportional to electronegativity.
अगर आपके पास CH3 माइनस है, आपके पास NH2 माइनस है, आपके पास OH माइनस है, आपके पास अब ये सेम ग्रुप है, तो ये तो मोर स्टेबल हो गया, तो ये सही से तो देगा नहीं, ये रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो ये नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही पसंद करता है, तो ये प्रोफाइल है। और सबका एक आसान डायलॉग याद रखें, जितना एनायन अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल द एनायन बेटर विल बी न्यूक्लियोफाइल। यस सर, लिख लिया। अब आइए, और सब जैसे इसमें जैसे आपको कहा जाएगा आर अल्कोक्साइड आयन, ये आपके पास ऑक्साइड आयन, दोनों अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो स्टेबल है। एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो ईथर वाले चैप्टर में काम आएगा, देखिए, एज द साइज ऑफ contained increases, nucleophilicity decreases, सही से बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर CH3 CH2 2 माइनस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि देखिए बल्केल ग्रुप कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों? न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक करा हुआ। अरे बोलिए ना, बड़ा ग्रुप कार्बन के यस साथ अच्छे नहीं बनाएगा, ये ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा। भैया यस इससे बात साबित हुई, कहीं पर भी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा तो acts as अब ये बेस की तरह, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल act as a base and abstract प्रोटॉन। अब ये कार्बन के साथ बॉन्ड ना बनाकर एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन करेगा, बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। ये पॉइंट याद रखिए, जहां पर भी बल्कियर जैसे कि न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बल्कियर है, तो ये यहाँ पर बेस होगा, तो कार्बन के साथ बॉन्ड ना बनाकर वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को हटाना पसंद करेगा। समझ में बात आ रही है? यस सर। सर लिख लिया।
लिख लिया था? Yes, sir. अब आइए टॉपिक डालिएगा। इधर से पहले इन सब टॉपिक को करना है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपने पढ़ा था ना एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है। हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. इसलिए केमिस्ट्री में ये पूछा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कि एलिमिनेशन में बेस की जरूरत होती है, सब्स्टिट्यूशन में तो नाम ही से है न्यूक्लियोफाइल। और अभी आपने पढ़ा कि नेगेटिव आयन कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, कभी बेस। That's the reason there is a competition over elimination and substitution. इसलिए देने को कहीं पर एलिमिनेशन तो दे देगा सब्स्टिट्यूशन, जिसका पहला रूप आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, लिखना नहीं है। अल्काइल हैलाइड का एक्वस केज के साथ रिएक्शन हुआ था तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था। यही अल्कोहलिक केज के साथ हीट के साथ हुआ था तो अल्कीन बना था। याद है आपको? हाँ याद। तो बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया और यहाँ पर ये एलिमिनेशन किया। हम सर कैसे पहचानेंगे, क्या है यहाँ पर लॉजिक? उसका रीजन मैं अब बता रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों तरह के एग्जाम के लिए। तो नीचे लीजिएगा, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट यानी अल्काइल रिएक्टेंट। याद रखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, as the branching increases, the substrate then percentage of elimination increases from 1 degree alkyl to tertiary alkyl। ये साबित हुआ याद रखिएगा, प्राइमरी अल्काइल जो होता है ना will prefer substitution। कोशिश ये करेगा, ब्रांचिंग ज्यादा होने से अल्कीन ज्यादा स्टेबल बनता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इसलिए याद रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्कोहल के अंदर एलिमिनेशन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। समझ में बात आ रही है? Yes, sir. उसका आइए, मान लो सबस्ट्रेट सेम है तो नेचर ऑफ रिएजेंट पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रिएजेंट, इफ reagent is good nucleophile, what is the पहचान of good nucleophile इसलिए पढ़ा दिया, then nucleophilic substitution is preferred over elimination। प्रोफाइल अगर अच्छा है तो ये, अब प्राइमरी है तो और अच्छी बात है। अगर reagent, if reagent is a stronger base, then is
proton water, then electron eats over substitution. लिख लिया सर। लास्ट इसका ये है टेम्परेचर। आपको मालूम है कि इल्यूमिनेशन जो है, रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक केमिस्ट्री फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है समझ में? लिख लिया सर। अब आइए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए ईथर। ईथर में का फंक्शनल ग्रुप होता है R2। थोड़ा सा इसमें is named as alkane alkyne group। अगर आपके पास CH3 है, आपके पास हो जाएगा मिथॉक्सी। कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास हो जाएगा CH5 मिथॉक्सी। CH3 CH2 आएगा 1 मिथॉक्सी। आ रहा है ना समझ में साइंटिस्ट? लिख लिया सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो साइंटिस्ट है तो उसका नाम
Yes, sir. Mm. इसका नाम हो गया 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा होगा आपने Yes, sir. इसमें क्या है, ये तो इथॉक्सी कहलाया गया, इसमें ब्रांचिंग है टू इथॉक्सी Yes, sir. अब देखिए romantic method is named as oxidation. से आपके पास OCH3 है, Yes, sir. वो लाइन लिख लिया था ना आपने, Yes, sir. लिख लिया था. लिखा था मिथॉक्सीबेंजीन, ऑक्सीबेंजीन लिखा था। Yes, sir. बेंजीन पर Done, sir. कर लिया सर. हाँ, क्या नाम होगा इसका? फिनॉक्सीहेक्टेन. वेरी गुड। इसमें कार्बन ज्यादा है तो इसमें क्या बोलेंगे? फिनॉक्सीहेक्टेन। समझ बात आई? यस सर. Again, method of preparation of
then ether is heated with पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ, ये पढ़ चुके हैं एक बार में, ये दूसरी दफा डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं। दोनों डिहाइड्रेशन में फर्क है, इसलिए अब आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन क्यों बताया गया है। अब देखिए concentrated explosive at 140 170 लेंगे तो अल्कीन बनता है 140 डिग्री सेल्सियस, then ether is formed. डन सर। 170 पर क्या बनता है जल्दी बताइए। अल्कीन बनता, 170 अगर होता है तो अल्कीन बनता, ये पढ़ चुकी है। concentrated H2SO4 सिंपल है, अल्काइल ग्रुप के बीच में आपको डाल के यस सर डन। चलिए आज इतना ही।